स्टूडेंट्स, तो हम आज सीखने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले ओम्स लॉ जान लेते हैं। देखिए, जनरली हम ओम्स लॉ की जब बात करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में रटा हुआ है, V इक्वल टू आई आर। जनरली आपसे जब भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कोई भी पूछता है, तो आप यही बोल देते हो V इक्वल टू आई आर। बट ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये रूल नहीं है। एक फॉर्मूला डेराइव होकर आता है, ये फॉर्मूला है। तो स्टेटमेंट क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो देखिए, जो है करंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो करंट क्या होती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी चार्ज मूव करेगा। यानी कि क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट मूव ही नहीं करेगी। तो बस यही एक रिलेशन है जो करंट और वोल्टेज के बीच में है, वो ओम्स लॉ देते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रही है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगी, बशर्ते बशर्ते कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को ध्यान रखना है कि जैसे हमें कोई चीज फिजिकल कंडीशंस को अनचेंज रखनी है। जैसे कि वायर का लेंथ है, हमें उसका लेंथ नहीं खींचना है या बड़ा करना है, या टेम्परेचर नहीं चेंज करना है। तो बेसिकली आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor provided physical condition remains the same। यानी क्या करना है, जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, बशर्ते फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, नहीं टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा है, ना कोई स्ट्रेचिंग हो रही है, ना कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से लेंथ के कंडक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जनरली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटेगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट जुड़ेगा, तो V इक्वल टू R टाइम्स I हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट R है इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका ग्राफ का, तो देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। V I तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो कई बार आपसे पूछा जाता है ओमिक मटेरियल क्या होता है, नॉन ओमिक मटेरियल क्या होता है। तो ऐसे मटेरियल जिनका ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन, V वर्सेस I का ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उनको बोलेंगे ओमिक मटेरियल। मतलब क्या, जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका ग्राफ ऐसे ना बन करके कुछ ऐसे जाए और फिर ऐसे हो जाए। तो अब जाना चाहिए था इधर, निकल गया ग्राफ इधर, तो क्या इसने इस पॉइंट पे ओम्स लॉ फॉलो किया? बिल्कुल नहीं फॉलो किया। तो ऐसे मटेरियल जो ये ग्राफ बना रहे हैं उनको नॉन ओमिक मटेरियल बोल दिया जाता है। बहुत सिंपल है। तो ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक मटेरियल में भी आप ऐसे ही ये एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। तो अब जो इसमें थर्ड टर्म आया है रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है और ये लगभग आपको एक टॉपिक कवर करके देता है। तो हम इसको रब कर दे रहे हैं, फिर आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, रेजिस्टेंस नाम से ही पता चलता है किसी चीज का अपोज करना। बेसिकली किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा वो चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी
of conductor by virtue of which it opposes the flow of charge through it। यानी क्या है रेजिस्टेंस? ये एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की जो अपने अंदर फ्लो होने चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, ये उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। अब रेजिस्टेंस अगर इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे फार्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपान आई हो जाएगा। V की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल बोले वोल्ट होता है, और करंट का एम्पियर होता है, तो इसको वोल्ट पर एम्पियर बोलें, या फिर इसको चूंकि ओम्स लॉ से डिराइव्ड है ये क्वांटिटी, तो उनके रिस्पेक्ट में हम इसको ओम भी बोलते हैं। तो वोल्ट पर एम्पियर, इसी को 1 ओम बोला जाता है, और इसका एक साइन होता है, ऐसे बनता है। तो यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर एम्पियर होती है। उसको ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में ओम के नाम पे एक 1 ओम बोला जाता है, और ये 1 ओम तब होगा जब एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, करंट फ्लो होने वाली 1 एम्पियर हो, ठीक है, तब वो 1 ओम होगा। जनरली वोल्ट पर एम्पियर को ओम बोलते हैं, और साइन उसका ऐसे बनता है। तो आप लिख भी सकते हैं ओम, OHM, या फिर सिंपली ये साइन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चप्पल है, ठीक है, तो चप्पल पहन के जब आप सड़क पे चलते हैं तो आप नोटिस करते हैं आपकी चप्पल घिसती है। किस वजह से घिसती है? क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है आपकी सड़क पे और आपकी चप्पल के बीच में, तो आप जिधर चल रहे हो तो उसके अपोजिट में लग रहा होता है। तो क्या होगा? अब 1 किलोमीटर चलोगे, चप्पल जितनी घिसी है उसको 10 किलोमीटर चलोगे, उसका 10 गुना घिसेगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करते चल जाएंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन की वजह से वो जो घर्षण है बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से सेम करंट के साथ नहीं होता है। अगर लेंथ बढ़ती चली जा रही है तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो देख लेते हैं रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो एक तो सबसे पहली बात होगी, जनरल सी बात है, लेंथ वाली बात होगी। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। ये L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। अब एक चीज और भी है कि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल के भी डिपेंड करता है कि जैसे कॉपर का लेंगे उसका रेजिस्टेंस कम होता है, नाइक्रोम का लेंगे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ऐसे ही मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ऐसे प्रोपोर्शनल L/A होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, R इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। तो रो क्या है? ये रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए या रेजिस्टिविटी बोलिए, अब ये क्या होता है? देखिए, ये रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का, अगर हम रो की बात करें यहां पे, इसकी डेफिनेशन अगर दें तो देखिए होता क्या है कि स्पेसिफिक वैल्यू मतलब हम एक मटेरियल का एक ऑब्जेक्ट मतलब एक स्पेसिफिक एक क्यूब ले लीजिए ऑफ यूनिट लेंथ यूनिट एरिया। तो यूनिट लेंथ यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया? हम 1 मीटर का एक क्यूब ले लें तो उसका लेंथ भी 1 मीटर हो गया, उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर रह जाएगा। तो रो के लिए फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? रो का फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू A/L। तो अगर ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए तो रो R के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर
किसी भी मटेरियल का जो स्पेसिमेन ले रहे हैं ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट एरिया, तो जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस offered by a specimen of unit length and unit area known as specific resistance of the material। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और भी बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आर का फॉर्मूला हमारे लिए क्या है, रो टाइम्स एल बाई ए। अगर रो का फॉर्मूला लिख लें तो इसी से तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। क्या जैसे रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या वैसे ही क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? दोनों बातें तो एक दूसरे के अपोजिट लगती हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर कोई स्पेसिमेन हमने ले लिया कॉपर का आप यूनिट लेंथ, तो उसका जो रेजिस्टेंस है अगर उसको डबल डायमेंशन के लिए तो उसका घट जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल स्पेसिफिक होता है, वो डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। यानी डायमेंशन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है, यानी वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज को एकदम ध्यान से रखना है। यानी कि एक मटेरियल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, बट रेजिस्टेंस करेगा। तो आपसे एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है इस वाले पॉइंट पे, जो आपके जनरली प्रैक्टिकल में काम आती है। प्रैक्टिकल में आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो मीटर ब्रिज में आप देखते होंगे जो वायर्स होती हैं, जो कनेक्टिंग जो आपके मीटर ब्रिज में बना होता है, वायर्स होगी वो कुछ चौड़ी पत्तियों में लगी होती हैं, ऐसे वो वायर से ना कनेक्ट करके एक प्लेट जैसी लगी होती हैं। कभी सोचा क्यों? आपसे जनरली क्वेश्चन पूछ भी लेता है एग्जामिनर पूछता है वो प्लेट वायर्स ना जोड़ करके हम प्लेट क्यों यूज करते हैं? देखिए, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। हम मीटर ब्रिज में करंट को सेंस करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत छोटी सी छोटी करंट को सेंस करता है। अगर एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो जो करंट है, छोटी सी छोटी करंट, वो गैल्वेनोमीटर सेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए हम वायर ना यूज करके प्लेट यूज करते हैं, जिससे कि एरिया बढ़े और रेजिस्टेंस हम ऑपरेटर्स का कम कर पाए, जिससे कि हम छोटी सी छोटी करंट को सेंस कर पाए। बस इसका यही आंसर होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, तो इस पे जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, तो उसको मिटा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है, इज स्ट्रेच टू थ्राइस, यानी उसको खींचकर 3 गुना लेंथ कर दिया जा रहा है तो ओरिजिनल लेंथ का, तो व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर यही होगा कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रीजन ये है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल का डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन पहला होगा रिमेन सेम। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला केस इंटरेस्टिंग है। अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? अब जाहिर सी बात है पुराना रेजिस्टेंस में अब लेंथ बढ़ चुकी है, तो पहले लेंथ क्या थी, मान लो L थी, और अब नई लेंथ L डैश मान लो, वो 3L हो गई है। अब सर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इनिशियल R जब रो L बाई A है तब हमारे पास ये 10 ओम है। अब नया रेजिस्टेंस मान लीजिए R डैश है, तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, बट लेंथ चेंज हो चुकी है और एरिया भी तो चेंज होगा,
कहने का मतलब ये है कि जब जैसे नॉर्मली कोई वायर जब उसको हम खींचेंगे, जब कुछ चीज बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कहीं हम अलग से मटेरियल तो नहीं लगा रहे हैं, वही मटेरियल एक तरफ से आप स्ट्रेच कर, दूसरी तरफ से वो कंप्रेस भी हो रहा होता है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन इन दोनों केस में एक चीज सेम रहेगी और वो रहेगी उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम रीजन ये है कि जैसे इसका लेंथ कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो जब नया जो लेंथ बढ़ जाएगी तो उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, क्योंकि हम कोई मटेरियल ना निकाल रहे हैं ना ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो उसमें देख लेते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, सिलेंडर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल होता है। तो इनिशियल केस में तो एल था, सेकेंड केस में वी डैश वो वी ही रहेगा, वो ए डैश एल डैश हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, देखिए एल डैश की वैल्यू तो दिया है 3L। अब ए अपान ए डैश की वैल्यू अगर यहां से हम निकालें तो ए एल इक्वल्स टू ए डैश 3L कर लें तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो A अपान या A डैश अपान A जो भी है, A अपान A डैश 3/1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। हमने दोनों वैल्यूम को सेम रखा है, तो हमने L डैश की वैल्यू जो कि 3L के बराबर है वो पुट किया, तो L से L कैंसिल हो गया, तो A अपान A डैश की वैल्यू 3/1 ये रेशियो आ गया। अब मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है, एक ये इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब 1 को डिवाइड कर दो 2 से, क्या मिलेगा, तो R अपान R डैश, देखिए रो L बाई A अपान रो, अब L डैश की वैल्यू, अब ये ऐसे रख दे, वैल्यू नहीं पुट कर रहा है, तो देखिए कटने वाला तो कट जाएगा, रो रो से कट जाएगा। अब वैल्यू देखिए A डैश ऊपर आ जाएगा, तो A डैश अपान A और इनटू में L अपान L डैश ही रहेगा, तो L डैश। ठीक, अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो R अपान R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए A डैश अपान A, तो A अपान A डैश की वैल्यू 3/1 है, तो ये क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, इनटू L अपान L डैश, तो L अपान L डैश, L की वैल्यू L है और L डैश की वैल्यू 3L है, तो ये भी L अपान 3L हो जाएगी, जो कि L से L कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R अपान R डैश की वैल्यू आ गई 1/9, तो R डैश की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो R डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 टाइम्स R, और R की वैल्यू क्या है 10 ओम है, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू 9 इंटू 10 दैट इज 90 ओम। इतना फर्क पड़ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाइएगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं हर अल्टरनेट ईयर्स पे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम डेरिवेशन एज ए कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनता है तो फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन उठाओ और आंसर दो। ये नहीं कि जो आंसर आपको 2 मिनट लेने वाला था अब वो 10 सेकंड लेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। कह रहा है एक वायर है जिसको स्ट्रेच अगर n टाइम्स कर दिया जाए तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, रेजिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ R ओम दिया है और n टाइम्स उसको किया गया। तो अब आपको अगर क्वेश्चन में आ गया 2 टाइम 3 टाइम, तो आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप वहां पे स्क्वायर करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो रिलेशन डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा पहले रेजिस्टेंस क्या है, जब लेंथ नॉर्मल है तो रो L बाई A है। अब नया लेंथ L डैश हमारा वो n टाइम्स L हो गया है, तो अगेन कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहेगा, सिंस वॉल्यूम सेम रहेगा वॉल्यूम रिमेन्स सेम, तो A टाइम्स L इक्वल्स टू A डैश टाइम L डैश। अब वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी AL और इधर हो जाएगा A डैश n टाइम्स L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो A डैश अपान A क्या मिल जाएगा हमें 1/n, यानी A इधर डिवाइड ये इधर मिल जाएगा।
अब वैल्यू पुट कर लेते हैं नया रेजिस्टेंस यानी आर डैश की, तो वो रो एल डैश अपॉन ए डैश, ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, क्या मिलेगा, आर अपॉन आर डैश, वही फिर से रो एल अपॉन ए, और यहां पे वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो एल डैश की जगह पे हम एन टाइम्स एल रख रहे हैं और ए डैश ऐसे रख रहे हैं, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1 अपॉन एन इंटू ए डैश अपॉन ए, जो कि अगेन आपको क्या मिलेगा, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, और ए डैश अपॉन ए की वैल्यू भी 1 अपॉन एन ही है, तो आर डैश आपका मिलेगा एन स्क्वायर टाइम्स आर, यही आंसर हो जाएगा। यानी अब अगर आपको दिया जाए कि 2 टाइम्स अगर उसको स्ट्रेच किया गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 टाइम्स दिया जाए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 टाइम अगर स्ट्रेच किया है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो अब बताइए जिस क्वेश्चन में आपको 1 से 2 मिनट लगने वाला था, आप कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से मेरे हिसाब से 5 से 10 सेकंड। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद भी रखना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू।